सो हे गाइस, कैसे हो सब भाई? क्या हाल चाल? तो यार इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो है ड्रग इंटरेक्शंस। अब ड्रग इंटरेक्शंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। वन ड्रग एल्टर द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। मतलब ये कोई एक ड्रग है जो किसी दूसरी ड्रग के एक्शन को ना बदल रही है, एल्टर कर रही है। या तो ड्रग ए ड्रग बी के एक्शन को इंक्रीज करेगी या फिर उसके एक्शन को वो डिक्रीज करेगी। चीज समझ में आ गई? अब इसके बाद इसके थोड़े बहुत टाइप्स होते हैं, वो देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लो हमने खाना खाया हुआ भाई, कोई फूड खाया हुआ है या फिर मिल्क पिया हुआ है, कुछ कुछ भी फूड, राइस वगैरह कुछ भी, मान लो कुछ भी हमने खाया हुआ है। उसके बाद हमें कोई डिजीज है, हमने कोई उस डिजीज की मेडिसिन ले ली। अब वो वाली मेडिसिन हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है उस फूड के साथ मिलके बॉन्डिंग बना के कोई नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर दे। बाय चांस अगर वो कोई नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर दे तो उसे हम बोलेंगे ड्रग इंटरेक्शन। मतलब ड्रग किसी और चीज के साथ मिलके कोई नया कंपाउंड बना रही है। चीज समझ में आ गई भाई? अब ड्रग फूड इंटरेक्शन हमें पता चल गया कि ड्रग फूड के साथ मिलके कोई नया कंपाउंड बनाएगी तो वो ड्रग फूड इंटरेक्शन होगा। अब ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। वो कैसे होता है? मान लो हमें हेडेक भी है और फीवर भी है। अब पहले तो हमने हेडेक की मेडिसिन ले ली, उसके थोड़ी देर बाद हमने फीवर की मेडिसिन ले ली। अब वो फीवर वाली मेडिसिन हेडेक वाली मेडिसिन के साथ क्या पता बाय चांस कोई बॉन्ड बना दे, कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, उससे फिर कोई नया कंपाउंड बन जाए। और क्या पता वो कंपाउंड टॉक्सिक हो, और ये ऐसा भी हो सकता है क्या पता वो कंपाउंड हमारे लिए और ज्यादा यूजफुल हो, हमें और जल्दी ठीक कर दे। तो इसे बोलेंगे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट आता है ड्रग केमिकल इंटरेक्शन। अब देखो यार, आप सबको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर ना बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे HCl है, पेप्सिन है और भी बहुत सारे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो हम भी कोई भी ड्रग लेते हैं ना तो वो इन HCl वगैरह के साथ ना बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं करती नॉर्मली। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो जाए, कभी किसी रेयर चांसेस में कोई नॉर्मल ड्रग है, हमने वो इनटेक की, वो ड्रग HCl के साथ या पेप्सिन के साथ या किसी भी केमिकल के साथ जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं उन केमिकल्स के साथ मिलके वो ड्रग कोई नई ड्रग बना दे, कोई नया कंपाउंड बना दे, और फिर वो कंपाउंड हमारे लिए टॉक्सिक है या यूजफुल है, वो तो कुछ भी हो यार, टॉक्सिक हो या यूजफुल हो, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना इस टॉपिक में। हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि कोई ड्रग किसी और सब्सटेंस से मिलके क्या कोई नया कंपाउंड बना रही है। अगर वो बना रही है तो वो ड्रग इंटरेक्शन के अंदर आएगी। आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा नोट्स में देख लेते हैं, वहां से कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अब नोट्स पे आ जाओ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, वन ड्रग इफेक्ट द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग। जो मैं बता चुका हूँ वही बात है बिल्कुल। टाइप्स, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बता चुका हूँ, ड्रग फूड इंटरेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ड्रग केमिकल इंटरेक्शन। तो भाई यहाँ तक क्लियर है गाइस? यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। अब इसका मैकेनिज्म है ना यार, उसके भी दो टाइप्स हैं। एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स, एक होता है फार्माकोडायनेमिक। अब पहले हम फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, मान लो कोई ड्रग ए है, ड्रग ए अगर ड्रग बी की ADME प्रॉपर्टीज को अल्टर कर रही है, बदल रही है प्रॉपर्टीज को, तो वो आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स में। अभी ADME क्या है, इसको थोड़ा क्लियरली समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ए मतलब एब्जॉर्प्शन। मान लो हमने कोई ड्रग ली। अब ड्रग एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में गई। स्टमक में जाने के बाद सबसे पहले ड्रग के साथ क्या हुआ, एब्जॉर्ब होगी वो ड्रग। कहाँ पे? हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर ना सबसे पहले वो ड्रग एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब हो रही है। सही है। अब उस टाइम पे हमने कोई दूसरी ड्रग ले ली, ड्रग बी। अब वो दूसरी वाली ड्रग है ना, वो पहले वाली ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट पे अगर कोई इफेक्ट डाल दे, मतलब कि उसके एब्जॉर्प्शन को या तो जल्दी करवा दे कि भाई अब उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो रहा है, या फिर उसके एब्जॉर्प्शन रेट को कम करवा दे कि अब उसका एब्जॉर्प्शन है वो आराम आराम से हो रहा है, तो इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन। मतलब कि ड्रग बी ने ड्रग ए के एब्जॉर्प्शन के रेट को अल्टर किया है, मतलब बदला है कुछ ना कुछ, या तो ज्यादा किया है या कम किया है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको भी एक बार नोट्स में देख लेते हैं। तो गाइज इसके बाद आ जाओ इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स। दो टाइप्स होते हैं मैकेनिज्म के। पहले हम फार्माकोकाइनेटिक को डिफाइन करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक मतलब दीज इंटरेक्शन इन विच ADME प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अल्टर्ड। मतलब ADM या E,
इन चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर अल्टर हो रही है तो वो आएगी फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद आएगा ए एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम ए को लेंगे, ए मतलब एब्जॉर्प्शन के इंटरेक्शन को। ये कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अल्टर्ड एंड नेट इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन इज फास्टर और स्लोअर द ड्रग एब्जॉर्प्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मतलब कि कोई सेकंड ड्रग फर्स्ट वाली ड्रग के एब्जॉर्प्शन के रेट को या तो स्लो करेगी या फिर फास्ट करेगी। सो गाइज अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। मान लो हमने कोई आयरन की ड्रग ली हुई है, अब उसके बाद हमने एंटासिड ले लिया, तो ये एब्ज पेट में जाके स्टमक में जाके इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देगी और एब्जॉर्प्शन की रेट को अफेक्ट करेगी। अब इसके बाद हमने कोई फेरस सल्फेट की ड्रग ली हुई है, उसके बाद हमने कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की भी कोई ड्रग ले ली, तो एब्जॉर्प्शन की रेट को डिक्रीज करवाएगी। और अगर हमने एस्पिरिन के साथ एंटासिड ले ली तो वो एब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज करवाएगी, मतलब जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन करवाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो गाइस एब्जॉर्प्शन के बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब ड्रग हमारे स्टमक में से एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब वो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट होने। मतलब कि अब वो स्टमक के में ब्लड में एंटर करवा चुकी है, अब वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ना डिस्ट्रीब्यूट होएगी वो ड्रग। चीज समझ में आ रही है? अब मान लो डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और जहाँ पे भी मान लो हमने हेडेक की गोली ली है, वो डिस्ट्रीब्यूट ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर हमारे हेड में पहुंचेगी, और हेड में जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर से बाइंड करेगी और अपना एक्शन शो करेगी। क्लियर है? अब मान लो हमने कोई ड्रग ए ली, ड्रग ए डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे हेड में पहुंची, अपने रिसेप्टर से बाइंड करी। अब उसके बाद हमने ड्रग बी ले ली, कोई किसी दूसरे डिजीज की, मान लो हमने ड्रग बी ले ली। अब वो ड्रग बी क्या करेगी, जो रिसेप्टर से बाइंड हो चुकी है ना ड्रग ए, जाएगी उस वाली ड्रग को ना वहां से हटा देगी और खुद बाइंड हो जाएगी रिसेप्टर के साथ। मतलब कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के रेट में ना इफेक्ट डाल रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के रेट को कम कर रही है, ऐसे करके उसको तो वहां से हटा रही है और खुद वहां पे जाके बाइंड हो जाएगी। आई होप कि डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भी एक बार नोट्स में देख लेते हैं। सो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज अल्टर्ड, मतलब कि जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अल्टर्ड हो किसी भी ड्रग का, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शंस कहते हैं। जैसे कंपटीशन फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। गाइस इसको कुछ ऐसे समझो, मान लो ये हमारा कोई रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर पे ना मान लो कोई ड्रग आके बाइंड हो चुकी है। अब कोई ड्रग ए आई, अब कोई ड्रग बी आएगी, वो इस वाली ड्रग को तो यहाँ से हटा देगी, रिमूव करवा देगी और खुद यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। मतलब कि इस वाली ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट किया इस ड्रग ने। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ड्रग जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी, और इस वाली ड्रग आई और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर दिया। चीज़ समझ में आ रही है भाई? अब इसका एग्जांपल है वारफेरिन इज रिप्लेस्ड बाय फिनाइल ब्यूटाजोन। मतलब कि अगर ये वाली ड्रग वॉरफेरिन है ना, तो फिनाइल ब्यूटाजोन आएगी और वॉरफेरिन को यहाँ से हटा देगी और फिनाइल ब्यूटाजोन यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। आई होप कि भाई क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, एंटी कोएगुलेंट। अगर कोई भी एंटी कोएगुलेंट ड्रग है ना, उसको फिनाइल ब्यूटाजोन रिप्लेस कर देगी और क्लोटिंग के टाइम को इंक्रीज कर देगी फाइनली। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आएगा मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग रिसेप्टर्स जाके बाइंड हो चुकी है, अपना एक्शन शो कर चुकी है, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट। अब इसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या होगा, अब ड्रग रिसेप्टर से अपने आप रिवर्सिबल एक्शन होता है, अपने आप वहां से हटेगी और लीवर में जाएगी। 90% ड्रग लीवर में ही जाती है, रिसेप्टर से हटने के बाद लीवर में जाएगी और वहां पे होगा उसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म के वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे ड्रग को ब्रेक करना, ड्रग की फॉर्म को कन्वर्ट करना, मतलब एक्टिव को इनएक्टिव में कन्वर्ट करना। यहाँ पे ये मतलब समझो तुम, मेटाबॉलिज्म का ये मतलब है कि हम ड्रग को ना बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए ना रेडी कर रहे हैं, अभी वो रेडी नहीं है। मेटाबॉलिज्म मतलब हम ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए रेडी कर रहे हैं। रेडी कैसे करते हैं? उसको एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि वो इजिली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। चीज समझ में आ रही है? तो अब इसमें ड्रग इंटरेक्शन का क्या रोल है? मान लो हमने कोई ड्रग ए ली, ड्रग ए हमारे लीवर में गई, लीवर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो टूट रही है, धीरे 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 ब्रेक डाउन हो रहा है। और ड्रग बी ले ली, अब ड्रग बी है ना, क्या पता वो उसको मेटाबॉलिज्म ना होने दे, उसको ना टूटने दे,
उसके इफेक्ट डाल दे उसके कुछ मेटाबॉलिज्म में, या फिर अगर वो टूट रही है तो उसको जल्दी 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 तोड़े ताकि वो जल्दी से एक्सक्रीट हो पाए। मतलब कैसा भी अगर इफेक्ट डाल रही है ना, अगर ड्रग बी ड्रग ए के ऊपर कैसा भी इफेक्ट डाल रही है तो वो ड्रग इंटरेक्शन के अंदर आएगा, मतलब कि मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन के अंदर आएगा। आई होप कि मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा भाई। एक बार ये भी नोट्स में देख लेते हैं। इसके बाद आता हूँ मेटाबॉलिज्म पे। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इन विच मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज अल्टर्ड इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। सिंपल है यार। अब मेटाबॉलिज्म के ना दो पार्ट होते हैं, एक तो एंजाइम इंडक्शन एंड सेकंड एंजाइम इनहिबिशन। अब मान लो कोई ड्रग हमने ले ली जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड, इसके बाद हमने बार्बिट्यूरेट्स ले ली, तो ये ना मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाएंगे। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब बताया था मैंने कि ड्रग को जल्दी जल्दी ब्रेक करवाएंगे, ये मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है। तो मतलब कि अब इंक्रीज हुआ ना उसका रेट, तो मेटाबॉलिज्म मतलब कि ड्रग जल्दी जल्दी ब्रेक हो रही है। और एंजाइम इनहिबिशन में डिक्रीजिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब अल्कोहल या डाइसल्फिराम, अल्कोहल के बाद अगर हमने डाइसल्फिराम ले ली ना, तो डाइसल्फिराम क्या करता है कि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता, बिल्कुल भी नहीं होने देता, इतना डिक्रीज कर देता, मतलब कि ये मान लो भाई बिल्कुल ही जीरो कर देता है, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अल्कोहल के बाद अगर हमने डाइसल्फिराम ले ली तो डाइसल्फिराम अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, उसके रेट को डिक्रीज कर देगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हाँ तो गाइज ये फार्माकोकाइनेटिक का आखिरी पॉइंट है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का ड्रग इंटरेक्शन के अंदर क्या रोल है वो देख लेते हैं। अब एक्सक्रीशन का मतलब है ड्रग का हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना। अब ड्रग का टाइम आ चुका है, वो हम एक्शन शो कर चुकी है अपना, उसका मेटाबॉलिज्म भी हो चुका है, वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो अब वो बॉडी से एक्सक्रीट करवानी है हमने। तो वो एक्सक्रीट यूरिन के थ्रू हो जाती है नॉर्मली। मान लो कोई ड्रग ए है, वो एक्सक्रीट करने के लिए रेडी है, बस वो निकलने वाली है, लेकिन उस टाइम पे अगर हमने कोई ड्रग बी ले ली और ड्रग बी ड्रग ए के एक्सक्रीशन में कोई एल्टर इफेक्ट डाल रही है, मतलब कि या तो वो उसको रोक रही है, बॉडी से बाहर नहीं निकलने दे रही, उसके एक्सक्रीशन रेट को डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज, या फिर वो उसके एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रही है, मतलब फटाफट एक्सक्रीट करवा रही है। एक तो उसकी नॉर्मल प्रोसेस होती होगी जो एक्सक्रीट करने की, लेकिन अगर ड्रग बी हमने ले ली, वो ड्रग ए के जो एक्सक्रीशन का रेट है उसके एक्सक्रीशन के रेट को इंक्रीज कर रही है। मतलब पहले वो अगर 5 मान लो 10 या 15 मिनट में बॉडी से एक्सक्रीट हो रही थी, तो अब वो 2 या 3 मिनट में ही एक्सक्रीट हो रही है। एक्सक्रीशन के रेट को इंक्रीज करवा दे या फिर एक्सक्रीशन के रेट को डिक्रीज करवा दे, ये भी ड्रग इंटरेक्शन का ही पार्ट है। अब इसको भी एक बार नोट्स में देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे जो है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि अब ड्रग रेडी है एक्सक्रीट होने के लिए। इन दिस इंटरेक्शन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज एल्टर्ड। सिंपल है, इसके एग्जांपल्स देख लो। एम्फेटामाइन प्लस एंटासिड इज इक्वल टू इंक्रीजिंग द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। रीएब्सॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो? मतलब कि अगर एम्फेटामाइन के साथ हमने एंटासिड की ड्रग ले ली तो वो ना रीएब्जॉर्प्शन करवा देगी, मतलब वो ड्रग जो एक्सक्रीट होने वाली थी उसका दोबारा से एब्जॉर्प्शन करवा देगी बॉडी में, मतलब कि उसके एक्सक्रीशन के रेट को डिक्रीज करवा रही है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद मान लो लिथियम बाइकार्बोनेट प्लस में NaCl कोई भी ड्रग ले ली, लिथियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी NaCl ड्रग ले ली, उसमें क्या होता है डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन रेट। अब एक्सक्रीशन बहुत स्लो होगा, और एक्सक्रीशन जब स्लो होता है ना बॉडी में, तो जो ड्रग है ना वो बॉडी के अंदर बहुत दिनों तक रह जाती है, तो उससे रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब कॉमन बात है यार, कोई भी ड्रग अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रही, बॉडी से बाहर नहीं निकल रही, बॉडी के अंदर ही है, जमा हो रही है बॉडी के अंदर, तो कॉमन सी बात है यार वो टॉक्सिक इफेक्ट देगी कोई ना कोई। आई होप कि यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज हमने इसके मैकेनिज्म में फार्माकोकाइनेटिक्स के ADME चारों पढ़ चुके हैं हम। अब आई बारी फार्माकोडायनेमिक की। फार्माकोकाइनेटिक हो चुका, फार्माकोडायनेमिक के ऊपर देख लेते हैं। ड्रग इंटरेक्शन में फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है? इन विच एक्टिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रग एट इट्स साइट ऑफ एक्शन इज एल्टर्ड। बस ये लाइन लिख के भाई उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो इससे पहले जो वीडियो आई है हमारी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, वो वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखो। उस वीडियो में मैंने जितना करवाया ना वो सारा लिख देना है तुम्हें, बस एक ये सिंगल लाइन लिख देनी है, और फिर उसके बाद ये पूरा टॉपिक कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग वाला लिख देना है तुम्हें यहाँ पे, तो हमारा फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन हो जाएगा और ये टॉपिक खत्म। तो बस यार इस टॉपिक में इतना ही था, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ड्रग डिस्कवरी एंड डिलीवरी सिस्टम। ये टॉपिक इस यूनिट का ऑलमोस्ट ये मान लो कि लास्ट टॉपिक है, बस ये टॉपिक करने के बाद हमारी ये यूनिट खत्म।
तो सही है भाई, अगली वीडियो में मिलेंगे इस वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।